हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और उन सभी पार्ट्स के क्या क्या पावर्स फंक्शंस हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम आते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके 3 पार्ट हैं। इनमें सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जिनका रेजिडेंस ऑफिस दोनों पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर है, लोकसभा और राज्यसभा। बात करें अगर प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के मेन फंक्शन है कोई भी बिल जब संसद में पेश किया जाता है तो वो एक्ट बनने से पहले उसको प्रेसिडेंट का एसेंट लेना अनिवार्य है। कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उसमें अपना अप्रूवल देते हैं या एसेंट देते हैं। फर्स्ट काम ये है प्रेसिडेंट का। सेकंड, प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज। एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर भी हमारे प्रेसिडेंट ही हैं। और प्रेसिडेंट ओनली 2 इंस्टेंसेस होते हैं जब लोकसभा राज्यसभा इन दोनों के जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं। सबसे फर्स्ट, जब भी कोई जनरल इलेक्शन होता है, आफ्टर जनरल इलेक्शन लोकसभा के, उसके बाद फर्स्ट जो मीटिंग होती है, फर्स्ट सेशन को ये एड्रेस करते हैं। और एवरी ईयर जो भी फर्स्ट सेशन होता है उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके कुछ फंक्शंस इस प्रकार है। देखो, मेन फीचर्स ऑफ बोथ द हाउसेज। फर्स्ट वन, डिफरेंट नेम्स ऑफ बोथ हाउसेज। इन दोनों हाउसेज को लोकसभा और इधर हम बात करेंगे राज्यसभा, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स, और लोअर हाउस भी कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा अपर हाउस भी कहते हैं इसको। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एमपीज आते हैं वो सब पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से। और इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी एमपीज आते हैं वो डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते। वो स्टेट्स के, जो भी उनके स्टेट्स की विधानसभा होती हैं, वो अपने इलेक्ट करके भेजती है। उसका भी एक अपना अलग प्रोसीजर है। उसमें एमएलएज, एमएलसीज और भी बहुत से लोग होते हैं। उसका एक अलग से ही चैप्टर बनता है कि हाउ राज्यसभा एमपीज आर बीइंग इलेक्टेड। लोअर हाउस भी कहा जाता है एंड अपर हाउस भी कहा जाता है। इसके बाद हम सेकंड अगर बात करें तो सीट कितनी कितनी है इसमें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कितनी कितनी सीट है। लोकसभा में अगर बात करें तो टोटल 550 सीट है, जबकि राज्यसभा में 245 सीट है। ठीक है। अब इसमें से 550 सीट्स में से पहले क्या था, 2 सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी द्वारा रिजर्व थी, जो कि जनवरी 2020 में ख़त्म कर दिया गया कि अभी ज़्यादा लोग, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पहले होता था कि एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें रिजर्व होती थी जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। और अभी हमारे कानून मेकर्स को लग रहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको जनवरी 2020 में हटा दिया गया 114 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट अगर हम बात करें राज्यसभा में 245 आउट ऑफ 245, 233 आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट्स MLAs and MLCs and 12 are being nominated by the President of India। अब उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि 12 बंदों को उसमें नॉमिनेट किया जाता है, जो कि स्पेशल नॉलेज रखते हैं किसी भी फील्ड में, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो कि डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है ना कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो पब्लिक के अंदर ही फेमस हो या वो लोगों के वोट गेन कर सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न बनाया गया है कि ऐसे लोगों का एक्सपर्टाइज का फ़ायदा उठाने के लिए उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इनका टर्म कितने कितने साल का होता है।
लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा का टर्म होता है 5 ईयर्स, इनका टर्म 5 ईयर का होता है। लोकसभा 5 ईयर्स, या जब तक कि गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी इंजॉय करता है या पहले कोई गवर्नमेंट रिजाइन कर दे पूरा मंत्रिमंडल। और जबकि राज्यसभा का जो टर्म है वो 6 ईयर्स फिक्स है। और इसमें एक रूल है कि एवरी 2 ईयर्स 1/3 एमपीज रिटायर कर जाते हैं, तो इनका इलेक्शन इसी तरीके से फिक्स किया जाता है। एंड राज्यसभा इज ए नेवर डिजोल्विंग हाउस, ये कभी डिजोल्व नहीं होता है। राज्यसभा कुछ भी हो, इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के पास विश्वास मत है नहीं है, बट राज्यसभा नेवर डिजोल्व्स। और लोकसभा है सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन है, जो कि राष्ट्रपति कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसमें अगर फेल हो जाती हैं, या फिर 5 ईयर्स के बाद जब जनरल इलेक्शन होते हैं तब भी पूरी लोकसभा को डिजोल्व किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम जैसे कोई भी कानून बनाना है, लोकसभा राज्यसभा होती हैं, उनकी जब कोई भी सेशन चलता है सभी एमपी बैठे रहते हैं, तो कोरम ये होता है कि मिनिमम कितने एमपी चाहिए जिससे कि इस जो स्पीकर बैठते हैं लोकसभा में या चेयरमैन बैठते हैं राज्यसभा में, जो कि इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए वैलिड माना जाएगा। तो कोरम है दोनों ही हाउसेज का मिनिमम 10% है। मीन्स अगर 550 एमपी हैं लोकसभा में तो मिनिमम 55 एमपी चाहिए जिससे कि इस मीटिंग को सेशन को आगे बढ़ाया जा सके। अगर 55 से कम है तो ये कोरम नहीं रहेगा और वो उस दिन के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब कि हाउस जो भी है और सेशन उस दिन का नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है हेड एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। इन दोनों ही हाउसेज का सभी एमपीज बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, शोर मचाते रहते हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे लिए सभी हमारे द्वारा चुने हुए हमारे ही नुमाइंदे हैं, वो हमारे हितों के लिए ही आपस में लड़ते हैं। तो जो सबसे सामने बैठते हैं ही इज बॉस, वो सभी का बॉस है, पूरे हाउस को कंट्रोल करता है। कब उनको कोई भी हाउस को आगे बढ़ाना है, कब उसको सस्पेंड कर देना है, कब उसको अर्जन करना है, तो ये चीज़ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आगे बैठते हैं यही डिसाइड करते हैं। तो लोकसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको स्पीकर बोला जाता है, स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द हाउस। एंड राज्यसभा में जो बैठते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको चेयरमैन ऑफ द हाउस, चेयरमैन ऑफ द हाउस। अगर ये नहीं रहते हैं तो इनके एब्सेंस में यहाँ एक डिप्टी स्पीकर होते हैं और यहाँ होते हैं डिप्टी चेयरमैन। एंड दिस इज अबाउट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट हमारा आते हैं इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होते हैं इनके दोनों के ही? तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली जनरल पब्लिक के द्वारा किए जाते हैं। हम सब लोग मिलके वोट्स डालते हैं, जैसे मई 2014 में हुए थे, उसके बाद मई 2019 में हुए हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम बन के आए थे इसमें। अभी नेक्स्ट होंगे मई 2024, एवरी 5 ईयर्स, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, कोई जेन्युइन रीजन ना हो। तो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली बाय द पीपल्स ऑफ द कंट्री, और इस प्रोसेस को बोला जाता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी सिस्टम। इसको बोला जाता है लोकसभा के डायरेक्ट पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है पीपल्स, और इस प्रोसेस को बोला जाता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं उनको, इलेक्शंस, और इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि जो राज्यसभा के एमपीज होते हैं डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा नहीं किए जाते हैं। पीपल्स किसको सिलेक्ट करते हैं? एमएलएज को। एमएलएज किसको सिलेक्ट करेंगे? एमपी और राज्यसभा। इसलिए इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, ना कि डायरेक्ट पीपल्स के द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं।
इसका प्रोसीजर है, सीट्स कैसे डिसाइड की जाती हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लीडर्स ऑफ द हाउस पहले हम बात करते हैं। लीडर्स ऑफ द हाउस, दोनों हाउसेज में लीडर्स होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस पीएम होंगे, अगर पीएम डायरेक्ट लोकसभा से के एमपी हैं तो। अगर पीएम लोकसभा से इलेक्टेड नहीं है और वो राज्यसभा के मेंबर है तो फिर राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस होंगे पीएम। यहाँ अगर पीएम जहाँ भी रहेंगे वो लीडर ऑफ द हाउस रहेंगे। उनके अलावा यहाँ आएंगे अगर कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर किसी भी हाउस से ना हो। फिर भी अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उसके बाद रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी कि हु विल बी आवर लीडर ऑफ द हाउस। राज्यसभा का भी सेम है, कैबिनेट मिनिस्टर अगर वहाँ से हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। उसके अलावा अगर वो नहीं है तो रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी लीडर ऑफ द हाउस, कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा उस हाउस के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है लीडर ऑफ द अपोजिशन। लीडर ऑफ द अपोजिशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है और ये हमारे देश का क्या बताएं, कोई लोग बुरा भी बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। राइट नाउ कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं। सिंस 26 मई 2014 ये पोस्ट खाली है, क्योंकि इसका एक रूल है, मिनिमम आपके हाउस के अंदर 10% सीट किसी भी एक पार्टी को अक्वायर करनी है। और इन दोनों ओकेजन्स में नॉट ए सिंगल पार्टी जिन्होंने 10% सीट्स अक्वायर की है, इसलिए ये पोस्ट अभी खाली है। ये पोस्ट पहले भी खाली थी 1980 से लेके 1989 तक, और ये पोस्ट स्टार्टिंग से नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको 1969 में इस पोस्ट को बनाया गया था। जैसे कि बहुत से कंट्रीज़ में होता है, कुछ कंट्रीज़ में प्रॉक्सी गवर्नमेंट भी होती है। जैसे कि हमारे पास होम मिनिस्टर है तो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट रहेगी जो जिसका काम सिर्फ यही रहेगी कि गवर्नमेंट के काम को ढूंढ के उसमें कमियां निकालना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। सो लीडर ऑफ द अपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम कितनी सीट चाहिए? वो 10% सीट्स हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए किसी भी हाउस में किसी भी पार्टी के पास मिनिमम 10% सीट्स चाहिए। इंडिविजुअली 10% चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो पार्टियां मिलकर बोल दें कि हमारे पास 10% हो गई है। तो ये राइट तभी मिलेगा जब लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी पार्टी के पास 10% सीट्स होंगी। नेक्स्ट आता है एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली 2 ओकेजन्स पे एड्रेस करते हैं हाउस को। फर्स्ट टाइम आफ्टर जनरल इलेक्शंस, जो भी फर्स्ट सेशन रहता है जनरल इलेक्शंस के बाद नई गवर्नमेंट आती है उनको एड्रेस करते हैं। एंड सेकंड आता है ईयर का फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। यही 2 ओकेजन्स पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को इसमें बड़ा ही डाउट रहता है कि हाउ द सीट्स आर बीइंग फिक्स्ड। जैसे लोकसभा के अंदर 550 सीट हैं, तो ये 550 नंबर्स हमने कैसे निकाला? ये सीट्स फिक्स करने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है जो कि हाउस की सीट्स को फिक्स करता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ये जो सीट्स हैं अभी ये 1976 में फिक्स की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। लेकिन उस टाइम सरकार क्या कर रही थी, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत फास्ट गति से बढ़ रही थी। तो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, बट उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनका लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन कम हुई। क्योंकि पॉपुलेशन इस सीट्स को फिक्स करने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ सीट of a state to the state population। ये सभी स्टेट्स का यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म आना बहुत मुश्किल है, तो इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है क्लोज टू यूनिफॉर्म। जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स इन हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं फॉर एग्जांपल, तो उस स्टेट का पॉपुलेशन जैसे 2 करोड़ है, तो ये जो रेशियो है ये यूपी का भी, जैसे यूपी के अंदर 80 सीट हैं तो उसका पॉपुलेशन ये सब सेम होना चाहिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन कम होती जाएगी ये रेशियो गड़बड़ होता जाएगा, तो ये सीट या तो कम करनी पड़ेंगी। तो यही प्रॉब्लम आ रही थी, इनका रेशियो साउथ के स्टेट्स का सीट जो फिक्स की गई है 1976 में
उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, यूपी बिहार इधर नॉर्थ के स्टेट्स में पॉपुलेशन दबा के बढ़े जा रही है, तो इनको एडवांटेज मिल रहा है उस चीज़ का। अभी आप देखो ना, यूपी बिहार इनके पास कितनी सीट्स हैं, झारखंड, जबकि साउथ के स्टेट्स के पास इनके कंपेरेटिवली कम है। अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है, 60 लाख से कम है, उनके ऊपर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। जो स्मॉल स्टेट्स हैं लाइक गोवा, एनसीटी ऑफ दिल्ली है, और उसके बाद विद इन स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे डिसाइड की जाती हैं, कौन सा एरिया किस एमपी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आएगा, इसका भी एक फॉर्मूला है। पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट लेते थे, ईच टू सीट ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द स्टेट, ये पूरे थ्रू आउट द स्टेट यूनिफॉर्म होना चाहिए या क्लोज टू यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अभी हमने बात की है डिलिमिटेशन कमीशन की, तो लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था हमारा 2002 में, और इसमें फिक्स कर दी गई थी सीट्स को फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। बट इस 2002 और इसके अंदर हमने इसको 25 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया, और बोला गया है कि नेक्स्ट जो रिवीजन होगा दैट विल बी हेल्ड इन द ईयर 2026, और उसमें जो बेसिस रहेगा डिलिमिटेशन कमीशन का दैट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ कौन से सेंसस की, 2021 कि 2021 में जो पॉपुलेशन रहेगी उसके बेसिस पे सीटों को फिर से रिवाइज किया जाएगा। और शायद गवर्नमेंट का इस बार इस चीज़ को सीरियसली करने का इरादा है, दैट्स वाई हमारे पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि पॉपुलेशन 1971 के बाद तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, डबल से ज़्यादा हो गई है, तो सीटें तो इंक्रीज होंगी, इसीलिए नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। उसमें 888 एमपीज को वो अकोमोडेट कर सकती है लोकसभा, जो कि अभी है 550। जो 2002 में जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था उसका भी पॉपुलेशन 1971 वाले के बेस पे ही किया गया है, ना कि 2001 या उसके बाद, क्योंकि इसमें बहुत सी पायरेटी है, स्टेट्स के अपने अपने इश्यूज हैं इसमें, तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1971 वाले जो भी पॉपुलेशन थी उसको फ्रीज करके उसी के बेसिस पे किया गया। अभी बात करें हम राज्यसभा में सीट्स को कैसे डिसाइड किया जाता है। इसके अंदर भी जो सीट्स का लोकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, population of the state with respect to the population of the country। कुछ यूटीज के पास क्या होता है कि राज्यसभा का सीट है ही नहीं, इसलिए वो राज्यसभा के एमपीज वहाँ सेंड नहीं करते हैं। यूटीज के अंदर है मेन, ये जो छोटी छोटी यूटीज हैं लक्षद्वीप वगैरह इस टाइप से, उनके पास नहीं है राज्यसभा के एमपीज। नेक्स्ट हमारे आते हैं पावर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज। कुछ पावर्स होती हैं जो दोनों ही हाउसेज की इक्वल होती हैं, वो कौन कौन सी होंगी। सबसे फर्स्ट आता है कोई भी जनरल लॉ है या जनरल बिल पेश करना है, किसी भी जनरल बिल क्या होता है, कोई भी बिल जो कि मनी बिल ना हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना हो। इन सब में अमेंडमेंट बिल में भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों हाउसेज की पावर। अमेंडमेंट बिल हैज़ टू बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी। एक होता है इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सॉरी हम कॉमन कर रहे हैं तो ये कॉमन नहीं है, ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है, दैट इज़ नॉट ए कॉमन पावर। हाँ, कोई भी इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज हो या फिर प्रेसिडेंट हो, इनमें कॉमन पावर्स हैं एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का जो भी कार्रवाई है दैट कैन बी इनिशिएटेड बाय राज्यसभा ओनली, ये राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। हालांकि इसको पास करना होगा लोकसभा से भी, बट कैन बी इनिशिएटेड बाय राज्यसभा ओनली, लोकसभा इनिशिएट नहीं कर सकता इसको। और क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पीएम मिनिस्टर कैन बी डन फ्रॉम एनी हाउस,
ज़रूरी नहीं है कि पीएम है हमारा वो जनता के द्वारा ही चुना जाए। दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एनी हाउस। इवन किसी को भी हम पीएम बना सकते हैं, कोई भी एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ही हैज़ टू अक्वायर मेंबरशिप ऑफ एनी ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। 6 मंथ पीएम बनने के विद इन 6 मंथ उसको किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप अक्वायर करनी है। अब इसमें आएंगे पावर्स एक्सक्लूसिव टू लोकसभा ओनली। लोकसभा के पास स्पेशल क्या पावर्स हैं? सबसे पहला आता है जो लोकसभा के पास है वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अपोजिशन सब मिल जाएं या रूलिंग पार्टी के भी कुछ एमपी जो कि सरकार की पॉलिसी से खुश ना हो या उनको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही हो अपोजिशन में, ऐसा बहुत बार हमने देखा है, होता भी है। स्टेट्स में ज़्यादा होता है, सेंटर में तो फिर भी कम होता है। तो उस केस में अपोजिशन पार्टीज मिल के लाती हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और हाउस को बोलती हैं गवर्नमेंट को कि भैया आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि आपके पास मैंडेट है। मिनिमम मैंडेट जो कि गवर्नमेंट को बनाने के लिए होता है हमारा अभी 272 था, इसलिए तो हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि अभी जो लोकसभा में ओनली 445 सीट हैं, 550 पूरी नहीं है, इसीलिए ये 272 का जो क्रॉस करने वाला टारगेट फिक्स किया गया था। 273 आते ही गवर्नमेंट बन जाएगी 272। तो सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन है। नेक्स्ट होता है मनी बिल। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। ये कौन डिसाइड करता है मनी बिल? मनी बिल की कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं कि ये जब भी लिया जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको रिकमेंड करते हैं और स्पीकर डिसाइड करते हैं कि विच बिल विल बी मनी बिल और फाइनेंस बिल। तो इसमें सबसे पहले इस रिजोल्यूशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले रिकमेंडेशन लिया जाता है। तो प्रेसिडेंट इंडिया के मनी बिल में 2 रोल हो जाते हैं, पहले भी उसको रिकमेंड करते हैं और फाइनली उसको अपना असेंट देंगे। और ये लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल फाइनेंस बिल है। अच्छा, मनी बिल में लोकसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर, राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती हैं। राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा का एक्चुअल में देखो तो रोल फूफाजी टाइप होता है, जो कि ब्याह शादी में अपनी गाइडेंस तो देते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनकी गाइडेंस नॉर्मली मानी नहीं जाती है। जहाँ बात आती है सालों के बच्चों की शादियों की, जब फूफा बन जाते हैं तो मतलब कहानी खत्म। हाँ, तो क्या है मनी बिल में? राज्यसभा ओनली अपने सजेशन दे सकती है कि भैया ये अमेंडमेंट करिए, बट दैट इज नॉट बाउंडेशन ऑन लोकसभा। वो माने तो माने, नहीं ना भी माने तो ओनली उनका एडवाइजरी रोल है, वो एडवाइजरी रोल और एडवाइज कर सकती हैं कि ये अमेंडमेंट्स इसमें होनी चाहिए। सेकंड क्या होता है राज्यसभा? कोई भी मनी बिल आता है, ही हैज टू टेक एक्शन विद इन 14 डेज। अगर विद इन 14 डेज एक्शन नहीं लेती राज्यसभा, दैट विल बी ट्रीटेड एज पास्ड बाय द राज्यसभा। सो मनी बिल लोकसभा या रूलिंग गवर्नमेंट के पास एक तरह से वीटो पावर टाइप है, जिसमें उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता राज्यसभा से, ओनली दे कैन गिव देयर एडवाइस। सेकंड आती है पावर्स। राज्यसभा के पास स्पेशल क्या पावर है? राज्यसभा के पास एक सबसे बड़ी पावर है, कोई भी ऑल इंडिया न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस करनी है, जैसे आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सभी जगह मिलेंगे आपको। ये तीनों ऑफिसर्स हैं, स्टेट्स में मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में मिलेंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये, फॉरेन सर्विस से कंसीडर मत करना, इसको मत समझना। तो ये जो बिल होता है ये 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और आर्टिकल 312 राज्यसभा को ये पावर्स देता है कि आप कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये स्पेशल आपको क्या लग रहा है राज्यसभा के पास ही क्यों है? क्योंकि राज्यसभा में जितने भी एमपीज होते हैं वो ऑल थ्रू द कंट्री से आते हैं, सभी स्टेट्स का उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है।
और वो पॉपुलेशन के बेसिस पर ही किए गए हैं। इसमें पार्टी का कोई ज़्यादा रोल होता है, बट इसको ये नेवर डिजोल्विंग हाउस है, एंड इसमें बोला जाता है, इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो इसको चूज करती है। फॉर एग्जाम्पल 2014 में मोदी लहर बोलते हैं, तो अब ये तो अंडरस्टूड था इस लहर में जो भी बीजेपी के एमपीज हैं वही आए, तो मोस्टली रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट को गए। बट सभी स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट की अलग पॉलिटिक्स होती है। जैसे तमिलनाडु में जाएंगे डीएमके एआईडीएमके की गवर्नमेंट है, बट ये बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि सेंटर में उनका सेम रिप्रेजेंटेशन मिले। तो लेकिन राज्यसभा के एमपी वो अपनी गवर्नमेंट के बेस पर चुन चुन कर भेजते हैं, इसलिए स्पेशल पावर राज्यसभा को दी गई है। नेक्स्ट क्या आता है, जो जिन मुद्दों के ऊपर सरकार हमारी रूल बनाती है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। तो राज्यसभा के पास पावर है जो कि स्टेट लिस्ट का मैटर है उसके ऊपर भी वो रिजोल्यूशन पास करके इसको मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर सकती है। मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस कि ये जो मुद्दा है ये अर्जेंसी है, इट इज़ ए मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कि पूरे कंट्री के ऊपर इसका इफेक्ट है। तो कोई भी स्टेट लिस्ट का मैटर है, फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन है, तो वो डिक्लेयर कर सकती हैं कि यस इट इज़ ए मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है उस मुद्दे के ऊपर अपना कोई भी एक्ट रूल लेजिस्लेशन बनाने का। अच्छा, ये रिजोल्यूशन पास करने की पावर इनके पास है। फिर एक बार ये मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर हो जाता है, फिर लोकसभा राज्यसभा एनी ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज इस चीज़ को इसके ऊपर कोई भी एक्ट रूल अपना इनिशिएट कर सकते हैं। और ये जो मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो डिक्लेयर करते हैं, इट हैज़ टू बी पास बाय द राज्यसभा बाय 2/3 मेजोरिटी। और हमारे आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग ये पावर्स राज्यसभा को दी गई है। थर्ड वाला कौन सा पावर है राज्यसभा के पास? स्पेशल इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दिस कैन बी इनिशिएटेड बाय राज्यसभा ओनली, हाउएवर इट मे बी रिजेक्टेड बाय लोकसभा। इसमें इनिशिएट करने की पावर ओनली राज्यसभा के पास, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ही उसको अकेले अपने दम पे हटा देंगी। लोकसभा के पास जाएंगे और वो स्पेशल जो पूरा प्रोसीजर है वो उसमें फॉलो होगा, बट इंट्रोड्यूस करने की पावर्स राज्यसभा के पास है। एक और स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास। मान लीजिए जनरल इलेक्शन हुआ या प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रिजाइन कर दिया और देश में कोई लोकसभा है ही नहीं, ऐसा होता है कभी 1-2 दिन के लिए, और उस टाइम पे हमारे जो दुश्मन कंट्री है मौका समझ के अटैक कर दो, तो उस टाइम क्या होगा? देश में लोकसभा है ही नहीं, ओनली राज्यसभा है। तो उस केस में राज्यसभा सोल पार्लियामेंट बन जाएगा। सोल पार्लियामेंट बोलते हैं। उसमें कोई भी रूल्स बनेगा वो सिर्फ राज्यसभा द्वारा ही अप्रूवल होंगे। और जो इमरजेंसी प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करेंगे दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय राज्यसभा ओनली। उस केस में लोकसभा से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें कंडीशन है, एज सुन एज जब भी लोकसभा फॉर्म होगी दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा आल्सो। ये तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक लोकसभा नहीं है। जैसे लोकसभा आएंगी उनको इसका अप्रूवल लेना होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि देश में इमरजेंसी लग गई, लोकसभा है नहीं, तो विच हाउस विल अप्रूव दिस? तो दिस विल बी अप्रूव्ड बाय ओनली राज्यसभा। नेक्स्ट हमारा क्या है? ज्वाइंट सेशन। बहुत बार आपने सुना होगा कि कानून अगर पास नहीं हो रहा तो वी विल टेक इट टू ज्वाइंट सेशन। अच्छा, ये धमकी कौन देता है? आपको क्या लगता है? राज्यसभा देती है, लोकसभा देती है। ज्वाइंट सेशन फेवरेबल रहता है लोकसभा के रूलिंग गवर्नमेंट की। अभी हम बताते हैं। Who call for joint session of both the houses? This is called by President of India.
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल फॉर द ज्वाइंट सेशन। इसमें भी 2-3 कंडीशन है जिनके बेसिस पे ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। कोई भी बिल होता है जो कि एक हाउस अप्रूव कर देता है एंड सेकंड हाउस इसको रिजेक्ट कर देते हैं और इसको पेंडिंग रखते हैं मोर देन 6 मंथ, उस केस में रूलिंग गवर्नमेंट कैन अप्रोच टू प्रेसिडेंट की श्रीमान जी आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए, ऐसे काम नहीं चल रहा है। और दूसरा क्या है, एक हाउस अप्रूव कर देता है, दूसरा रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बट वो कुछ अमेंडमेंट्स दे रहा है और वो जो जिस हाउस ने पास किया है वो अमेंडमेंट्स मानने को तैयार भी नहीं है और इस पूरे प्रोसेस में 6 मंथ लग जाते हैं, तब भी प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर ज्वाइंट सेशन। ओके अच्छा, ज्वाइंट सेशन जब होगा तो एमपीज की संख्या ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक साथ बैठेंगे तो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल 550 सीट है हमारे पास लोकसभा से, 245 है हमारी राज्यसभा की, तो टोटल होगी 795 डिवाइड बाई 2, तो ये हाफ से एक एक्स्ट्रा, तो 398 मार्क आ जाएगा। अच्छा, ज्वाइंट सेशन में जो भी रूल होगा उसमें कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं होती है। ज्वाइंट सेशन में जो भी कानून है दैट विल बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली। ज्वाइंट सेशन के रूल्स होते हैं, उनको कानून होते हैं, जो भी बिल होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं। तो नॉर्मली इसमें लोकसभा के फेवर में फैसले जाते हैं क्योंकि लोकसभा के पास नंबर ज़्यादा हैं और ज्वाइंट सेशन का क्यूरा जो भी होता है कोरम वो भी 10% है, 10% इसका मिनिमम 80 एमपीज होने चाहिए। अच्छा, ये टैक्टिस कौन लाता है बार बार, राज्यसभा या लोकसभा? ये बार बार लोकसभा ही लेके आती है क्योंकि लोकसभा के फेवर में होता है जब गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं रहती है राज्यसभा में। राज्यसभा में बहुत बार होता है कि रूलिंग गवर्नमेंट की एमपीज कम रहते हैं, एमपी इन राज्यसभा, तो ये टैक्टिस लोकसभा नॉर्मली यूज करती है। अभी तक अगर हम बात करें कि हमारे देश में कितनी बार ज्वाइंट सेशन हुआ है तो आपको अजीब लगेगा, ओनली 3 ओकेजन्स। फर्स्ट वन 1961 में आया था, डोरी प्रोविजन एक्ट, डोरी प्रोविजन एक्ट 1958। अच्छा, 58 में रूल बना और 61 में ज्वाइंट सेशन आया। ये 58 ये डिफरेंस क्यों रहता है, इसके ऊपर हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे क्योंकि ये जो ईयर होता है वो लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटरीट जो होता है वो एक सीरीज मेंटेन करते हैं सभी बिल्स को ईयर के वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जिस साल में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद अमेंडमेंट्स होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, बहुत लंबा उसका प्रोसीजर है, बट उसका जो ईयर होता है वो तब वो फर्स्ट टाइम लाया जाता है उसी टाइम का उनको दे दिया जाता है। सेकंड कब हुआ था? 1978, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील एक्ट, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील एक्ट 1977। एंड थर्ड वन 2002, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। इस एक्ट को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, लग रहा था कि जानबूझ के केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस एक्ट को बनाया जा रहा है और मिसयूज किया जा सकता है, इसलिए ये भी हाउसेज से पास नहीं हुआ था, इसके लिए भी ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा था। और हमने बता दिया 10% है। अच्छा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब भी ज्वाइंट सेशन हो रहा है लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो कौन, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो कौन इसको हेड करेगा? हु विल बी प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस हाउस? तो इस केस में स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी प्रेजाइडिंग ऑफिसर। किसी कारणवश स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट प्रेजेंट, फिर आएंगे डिप्टी स्पीकर। ऐसा नहीं है कि यहाँ के चेयरमैन आ जाएंगे, नो, डिप्टी स्पीकर रहेंगे। इफ इन एनी केस डिप्टी स्पीकर भी नहीं है
तो देन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये चीज़ याद रखनी है, चेयरमैन साहब नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि ये हाउस किसका है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, और राज्यसभा के जो डिप्टी अपने चेयरमैन साहब हैं, ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट एंड ही इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं रहेगा इसमें। तो डिप्टी चेयरमैन जो रहेंगे, ही इज़ वन अमॉन्ग एमपीज ऑफ राज्यसभा। इन केस डिप्टी चेयरमैन साहब भी नहीं है तो एनी एमपी, उसके बाद रहेंगे एनी एमपी हु आर present in the house in the joint session, बट इसमें कंडीशन है कि ये जो एमपी रहेंगे ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा उनके म्यूचुअल कॉन्शियस से डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एमपीज नहीं मान रहे, नहीं नहीं नहीं, और रूलिंग गवर्नमेंट ने किसी को भी बना के बैठा दिया कि यस ही विल बी आवर स्पीकर फॉर टुडेज सेशन। सो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पहले डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हु इज बेनिफिशियल, वो हमने बता दिया, बेनिफिशियल लोकसभा को ज़्यादा वो मिलता है। ओकेजन्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक्सेप्शंस ऑफ जॉइंट सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जॉइंट सेशन में, जो कि इन केसेस में हम जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं। वो क्या क्या है? एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या बोल लें तो अमेंडमेंट बिल रहेंगे, एक्ट बनने से पहले तो का ही प्रोसेस है ये दो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के अंदर लिखा हुआ है कि इसके लिए हम जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि इट मस्ट हैव टू बी पास बाय द सेपरेट both separate houses by 2/3 majority, and there is no provision for joint session in case of constitutional amendment act. There is no provision joint sitting in case of disagreement. अगर एक भी हाउस डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं तो दैट विल बी लैप्स एंड जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। सेकंड होता है मनी बिल। मनी बिल किसका एक्सक्लूसिव राइट है? हमने अभी डिस्कस किया था लोकसभा का। तो इस केस में भी कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। राज्यसभा अगर पेंडिंग रख नहीं सकती, 14 दिन में ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। वो ओनली अमेंडमेंट दे सकती है, सजेशन दे सकती है कि भैया ये मान लो, वो भी लोकसभा के ऊपर है, माने तो माने, नहीं ना माने। तो लोकसभा के पास पूरी पावर है मनी बिल के अंदर कोई भी डिसीजन लेने की, तो इसके लिए भी ज्वाइंट सेशन हम नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है मनी बिल में। अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने आज टॉपिक पढ़ा है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। हु वाज फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन? राम सुभाग सिंह। कब बने थे? 1969 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो उसी टाइम ये श्रीमान जी राम सुभाग सिंह जी फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही कम हमने कहीं सुना होगा, डिस्कस किया होगा, बट पूछने के पूरे चांसेस हैं। हु एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बोथ आर नॉट अवेलेबल? वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, टॉपिक से थोड़ा हट के है। प्रेसिडेंट साहब नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। इन केस वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, देन सीजेआई साहब बनेंगे हमारे प्रेसिडेंट, एज ही विल बी एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें एक और क्लू है, इफ सीजेआई इज आल्सो नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एक्स ऑफिसियो, ये वर्ड का मतलब क्या हुआ? इस वर्ड का मतलब है एक्स ऑफिसियो, जो ऑफिस किसी एक, जैसे एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो जो भी इंसान हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे ऑटोमेटिकली ही विल बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऐसा नहीं है कि जैसे वेंकटा नायडू साहब थे, अभी धनखड़ साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसा नहीं कल धनखड़ साहब चले जाएं कोई और आएगा तो अगेन कोई प्रोसेस है, नहीं, जो भी आएंगे ऑटोमेटिकली ही विल बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो का मतलब है यही है कि उस ऑफिस को जो भी पर्सन होल्ड, एनीबॉडी हु इज होल्डिंग दैट ऑफिस, मेल फीमेल
both of them, he will be chairman of Rajya Sabha. So ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों। कोई भी आपका क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।